हेलो बच्चों एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, मैं थोड़ा एक दिन लेट हो गया हूँ। वीडियो तो मैं 15 तारीख को ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये 16 तारीख को मतलब कल अपलोड होगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, मैं लगातार आपको ये कहता जा रहा हूँ कि मैं वीडियो इसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन ये भी संभव है कि कुछ एक भाग ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, आप देख रहे हैं फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल और आज का टॉपिक चालू करते हैं भूचुंबकत्व। हालांकि भूचुंबकत्व हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और जो लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था वो है भूचुंबकत्व का कारण, रीजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि अर्थ के पास में मैग्नेटिज्म है, अर्थ जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करती है। ये मैंने आपसे पूछा था कि चुंबक की तरह बिहेव करती है, क्या रीज़न हो सकता है इसका। ठीक, तो मुझे खुशी है कि एक बच्चे ने उसका रिप्लाई किया और वो रिप्लाई बहुत सही था। मुझे पता नहीं कि उन्हें वो कॉन्सेप्ट कितना हद तक पता है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने कम से कम सर्च तो किया, यही बहुत है बच्चों। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप कम से कम चीज़ों को अदर पर्सपेक्टिव से भी सोचें, है ना। रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। कई रिसोर्सेज में दिक्कत भी होती है, लेकिन अगर आप 2-3 जगह से मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिसोर्स सही है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, तो भूचुंबकत्व का कारण पढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि भूचुंबकत्व कैसे पता चला कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो हमने बोला कि जब भी किसी दंड चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह दंड चुंबक सदैव एक ही दिशा के अनुदिश स्वयं को संरेखित करती है। वो कौन सी दिशा थी? पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या बताया था, यदि किसी लोहे के टुकड़े को या किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ को पृथ्वी में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात, आप कह सकते हैं कुछ वर्षों पश्चात, वह लोहा या फिर लोहा चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये प्रदर्शित करता है क्या? पृथ्वी का चुंबकीय प्रेरण, है ना। चुंबकीय प्रेरण के कारण ही एक चुंबक जो है वो अपने गुण किसी निकटवर्ती वस्तु को दे देती है जो उससे संपर्क में है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमने कैसे डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि यदि किसी दंड चुंबक के लिए हम क्या खींचते हैं, विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, तो हमें 2 या फिर एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। वो उदासीन बिंदु किसके कारण आया भाई? वहां पे उदासीन बिंदु क्या होता है बच्चों? जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, उसे ही हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो वो उदासीन बिंदु कहां से आया? तो हमने बोला कि एक चुंबकीय क्षेत्र तो पृथ्वी के कारण था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक था, और एक दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था, जहां पर ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और परिमाण में समान होते हैं। वहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है और वो बिंदु उदासीन बिंदु होते हैं, यही बोला था। तो दंड चुंबक के कारण उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना भी प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, अब इसके चुंबक होने का क्या कारण हो सकता है? तो अगर मैं पृथ्वी को बनाने की कोशिश करूं, हालांकि नहीं बना सकता उतना गोल, लेकिन तो भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ये हमारी पृथ्वी होती, हालांकि इतनी गोल है भी नहीं, तो इस पृथ्वी में ये माना जाता है, अगर इस चीज को आप ऐसा करें, ये उत्तर, ये दक्षिण, इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम है। ठीक, तो पहली थ्योरी मतलब पहली कल्पना ये की गई कि शायद पृथ्वी के भीतर ही
एक बहुत प्रबल दंड चुंबक है पृथ्वी के भीतर अंदर, जो उसके क्रोड से गुजरती है। ठीक, तो आपको अब ये थोड़ा सा ये भी समझना है कि पृथ्वी दिखाई कैसे देगी। तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी का ये जो गोला है बच्चों, ये एक जैसा नहीं है। सबसे पहले ऊपर आता है भूपर्पट्टी, ठीक, जिसके ऊपर पर्वत पठार, ये सारे जो आप कह सकते हैं कि पत्थरों से बना हुआ भाग है। फिर इस भूपर्पट्टी के और नीचे ये वाला भाग, इसे बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये भी सॉलिड ही है। और फिर मेंटल के नीचे ये जो अंदर वाला भाग है बच्चों, ये है क्रोड। और इस क्रोड के भी दो भाग हैं, एक आंतरिक क्रोड और एक बाह्य क्रोड। तो ये जो अंदर वाली ये जो क्रोड है ना, जिसे आंतरिक क्रोड कहा गया है, ये वाली, ये पूर्णतः ठोस है। ये बात ध्यान में रखना, पूर्णतः ठोस है। माना जाता है कि ये लोहे की बनी हुई है। पृथ्वी के भीतर यहाँ पर प्रेशर मतलब दाब का मान भी बहुत ज़्यादा है, और तापमान अगर आप पूछो तो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5600 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 5600 नहीं 6500, कितना 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ तक ये वेरी करता है ताप क्रोड का। ठीक, तो ये अंदर वाला भाग तो इस क्रोड का पूर्णतः सॉलिड है, ठोस है। और ये जो भाग है ना, ये वाला, ये इसका द्रवित भाग है, इसलिए हम इसे अर्ध द्रवित क्रोड बोलते हैं। ये द्रवित भाग है इसका। इस द्रव में क्या क्या है? आंसर है फेरस प्लस निकिल प्लस बहुत सारी और भी चीजें होंगी, ये ऐसा कुछ माना जाता है। चलिए सबसे पहली परिकल्पना के ऊपर आते हैं। मैंने आपको पृथ्वी समझाया, पृथ्वी कैसी है हमारे लिए। ठीक, तो सबसे पहली परिकल्पना भूचुंबकत्व को समझाने के लिए माना गया कि पृथ्वी के भीतर एक बहुत बड़ी दंड चुंबक है। ठीक है, जो कि इसके भौगोलिक उत्तर और दक्षिण से क्या होती है? गुजरती है। ठीक, अब ये चीज़ बिल्कुल एक बार के लिए सोचा जाए, या फिर जब हम किसी चीज़ को शुरुआत में समझने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल सही भी बैठ रहा था। ठीक है, कि हाँ भाई शायद चुंबक हो सकती है, और उस चुंबक के कारण ही पृथ्वी का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। पृथ्वी के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र कितना? लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर। ठीक है, ये तब सही भी था, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। लेकिन फिर वैज्ञानिक जैसे जैसे हम आगे की ओर प्रगति करते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में सवाल आना चालू होते हैं कि यार अगर ये चुंबक होती और ये पृथ्वी के क्रोड से गुजरती, मतलब बीच में से गुजरती बच्चों, तो बीच में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमें पता है कि किसी भी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चुंबक है जिसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री के आसपास में, इसका चुंबकत्व का गुण तो कब का नष्ट हो जाना चाहिए था। बात समझ में आई क्या ये? ठीक, तो फिर वहां से जो पहली थ्योरी दी गई कि पृथ्वी के भीतर एक दंड चुंबक रखी हुई है, उसे गलत मान लिया गया कि ऐसा संभव नहीं है। भीतर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर चुंबक होती भी तो फिर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता। दूसरा और क्या समझा वैज्ञानिकों ने? ये भी समझा कि पृथ्वी जो है ना, उसका सरफेस थोड़ा थोड़ा खिसकता जाता है। अगर खिसकता जाता है तो ये जो चुंबक है, जो आज उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर रही है, वो शायद शिफ्ट होकर के इसके ध्रुव इधर और ये ध्रुव इधर चला जाता, घूम जाता, चेंज हो जाता। लेकिन इसके ध्रुव तो अभी भी वही है। ठीक है, इसका मतलब ये थ्योरी पूर्णतः गलत है। तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये पहली परिकल्पना की गई थी कि शायद दंड चुंबक अंदर हो। एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है ये। तो फिर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव दिए, और इन सुझाव के बाद में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एल.सी. सर, इन्होंने अपना एक मत रखा। देखो मत की बात बोल रहा हूं मैं, मत का मतलब क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव दिया है। वास्तविकता में ऐसा है किसी को भी नहीं पता। ठीक, लेकिन अब तक के प्राप्त सभी मतों में इनका मत
सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और लॉजिकल था, इसलिए यही माना जाता है। अभी तक वैसे किसी को भी परम सत्य ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण डेवलप हो रहा है, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक लॉजिक है बच्चों, जिसके ऊपर हम आज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसी सर ने अपना क्या मत दिया? एलसी सर ने बताया कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो केंद्रीय क्रोड है, ये अंदर वाला भाग है ना, ये क्रोड है, ये कैसा है? तो मैंने आपको बताया था अर्धद्रव, या फिर आप इसे अर्ध ठोस भी बोल सकते हो, क्योंकि अर्ध ठोस होगा तो फिर आधा लिक्विड होगा। ठीक है, तो ये अर्धद्रव क्रोड है, और इस अर्धद्रव क्रोड के टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस अर्धद्रव क्रोड में बहुत सारे लोह चुंबकीय पदार्थ, जिनमें लोहा और निकल मुख्यतः हैं। ये लोहा और निकल क्या कर रहे हैं? पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये लिक्विड अवस्था के अंदर है। आपको लिक्विड में एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों। आपको पता हो तो ऊष्मा का जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण था, है ना, वो कैसे हुआ करता है? तो हम बोलते हैं कि 3 तरीके हैं ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के। पहला था चालन, जिसमें कांटेक्ट में होनी चाहिए थी चीजें। दूसरा था संवहन, और तीसरा था बच्चों क्या? विकिरण। यहाँ पर हम संवहन की बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। आपको पैसा पता है ना? चलो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि लेट सपोज करो आपके पास में एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, और इस बीकर को नीचे से गर्म किया जा रहा है। यहाँ से अपन इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होता है बच्चों? ये वाला भाग सबसे पहले गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में ये परत कहाँ की ओर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। ठीक, और जो ऊपर की ठंडी परत है वो कहाँ की ओर आती है? नीचे की ओर आती है। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है? जब तक कि पूरा का पूरा जल का तापमान एक ही नहीं हो जाता, पूरा का पूरा जल समान ताप से गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलती जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं इसको? संवहन। सेम ऐसा का ऐसा पृथ्वी के साथ में होता है। ये पृथ्वी का यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो लोहा और निकल का जो लिक्विड था, द्रव वाला भाग था, जो इसके कांटेक्ट में है ना, केंद्रीय क्रोड के आंतरिक भाग के कांटेक्ट में है, वो बहुत गर्म होने के कारण कहाँ की ओर जाता है? आंसर है इस तरफ जाता है। और यहाँ की जो ठंडी परत है वो कहाँ की ओर आती है? इस तरफ आती है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोसेस हर जगह चलता जा रहा है ऐसा। ठीक, अब इसके कारण क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि ये लिक्विड जो है ये भी क्या कर रहा है? चक्कर लगाता जा रहा है, लगातार ऐसे चक्कर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अगर ये लिक्विड मतलब ये द्रव मोस्टली जो बना हुआ है लोहे और निकल जैसे लोह चुंबकीय पदार्थों से एक दिशा में लगातार अगर घूमता जाएगा, तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर इनके अंदर उपस्थित मुक्त आवेश भी एक दिशा में क्या करते जाएंगे? चक्कर लगाते जाएंगे। और अगर बहुत सारे आवेश ऐसे चक्कर लगाते जा रहे हैं बच्चों, तो चक्कर लगाने से क्या होगा? वे एक धारा का निर्माण करेंगे स्वतः ही, है ना। किसी भी बैटरी को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ही धारा बह रही है। ठीक, इस बाय डिफॉल्ट धारा को, इस बाय डिफॉल्ट धारा के कारण ही पृथ्वी क्या करती है? चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक धारावाही लूप ऐसा अगर जिसमें धारा जा रही है, ठीक, ऐसा धारा जा रही है, तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा देखा जाता है, यूं बाहर की ओर देखा जाएगा। तो ऐसे ही पृथ्वी के साथ में भी है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है लिक्विड का, इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन धाराएं। ठीक है, इन संवहन धाराओं के कारण
पृथ्वी जो है वह स्व उत्तेजित जनित्र की भांति व्यवहार करती है। जनित्र क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। अरे जनरेटर नहीं लगाते हैं शादी ब्याह के अंदर, हैं, या लाइट चली जाती है, खैर घरों में तो इन्वर्टर यूज होता है, लेकिन हम शादी ब्याह में जनरेटर नहीं लगाते हैं, उसी को तो जनित्र बोलते हैं। वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इन संवहन धाराओं के कारण पृथ्वी का भूकेंद्र जो है या फिर पृथ्वी की जो केंद्र का है, यह स्वयं ही स्व उत्तेजित जनित्र की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये क्रोड जो है वो स्वयं ही किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? एक जनित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। जनित्र की तरह व्यवहार कर रहा है तो फिर किसका निर्माण करता है? विद्युत धाराओं का निर्माण करता है, जिसके कारण विभिन्न विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। एवं इन विद्युत धाराओं के कारण ही पृथ्वी किसकी तरह बिहेव करती है? एक चुंबक की तरह। क्यों? क्योंकि एक धारावाही लूप बनेगा, परिणामी सभी का निकालेंगे तो एक रिजल्टेंट लूप हम बना करके देखते हैं, और उस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? आंसर है कुछ ऐसा, यू, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं और इस वाले भाग में जा रही हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एल्सीसर का मत था। एल्सीसर के मत के अनुसार क्या है कि एल्सीसर के अनुसार, या फिर हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का क्रोड एक अर्धद्रव क्रोड है। इस अर्धद्रव क्रोड में लोह और निकल जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ द्रव अवस्था के अंदर एवं बहुलता में उपस्थित हैं। चूंकि पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जिसके कारण पृथ्वी की केंद्रीय क्रोड में या केंद्रीय अर्धद्रव क्रोड में संवहन धाराओं का निर्माण होता है। इन संवहन धाराओं के कारण यह क्रोड एक स्व उत्तेजित जनित्र की भांति व्यवहार करता है एवं इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा के कारण ही पृथ्वी किसकी भांति? एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बात समझ में आ गई क्या? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या टॉपिक याद रखना है? संवहन धाराएं अंदर चलती हैं, संवहन धाराओं के कारण स्वोत्तेजित जनित्र की भांति कार्य करता है, स्वोत्तेजित जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस विद्युत धारा के कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में है। ठीक है, और इस चीज के ऊपर बच्चों एक मूवी बनी हुई है, द कॉर। ठीक है, द कॉर, CORE। ठीक, ये मूवी बहुत अच्छी है, अगर आप देखना चाहे तो। उस मूवी में बताया गया है कि पृथ्वी जो है उसका ये लिक्विड लगातार घूमता जा रहा है। अगर ये लिक्विड घूमना बंद कर दे तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ पर? ठीक, वो इफेक्ट क्या है चलो मैं और बताता हूँ। देखिए, पृथ्वी का ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो इसके चारों तरफ है बच्चों, ये मान करके चलिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र का ऑलमोस्ट घेरा 30,000 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक अनुभव किया गया है? 30,000 किलोमीटर तक अनुभव किया गया है। इस ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी सोलर विंड से अपने आप को बचा पाती है। सोलर विंड क्या? सूर्य की ऊष्मा है एक तरीके की बच्चों, और ये ऊष्मा अगर डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर तरीके से आ जाए ना, तो पृथ्वी की हालत वैसी हो जैसे मंगल ग्रह की हालत है। मंगल ग्रह पर सोलर विंड अपने आप सीधा का सीधा पहुंचता है, जिसके कारण मंगल ग्रह जो है वो पूर्णतः सूखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो जली हुई सतह है, बिल्कुल ठोस, है ना। यही कारण है, ये बात ध्यान रखना। पृथ्वी का एक तो अपनी अक्ष पर घूमना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें, पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होना। ठीक, ये किससे बचाता है पृथ्वी को? सोलर विंड से बचाता है। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। ठीक, एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, क्या कारण है कि पृथ्वी का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन चंद्रमा का नहीं? आप कह सकते हैं कि वैसे तो मंगल ग्रह का भी स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होने का कारण क्या है? इसकी क्रूड का लिक्विड अवस्था में होना, और उस लिक्विड में भी कौन होना? लोहे और निकल का होना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक
ठीक, ऐसा चंद्रमा के साथ में नहीं है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता नहीं, पहला। दूसरा, चंद्रमा की क्रोड के अंदर ना तो लोहा है ना ही निकल है, ठीक है। इस कारण चंद्रमा का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनके कारण है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है कैसा। मैं शायद कुछ ज़्यादा नॉलेज दे देता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है कि कईयों के ऊपर से चला जाता होगा कि सर क्या बोल गए। ऑलराइट, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है कैसा, है ना। आपको वहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। वो डायग्राम हालांकि बहुत एग्जैक्ट और बहुत सही कह सकते हैं, लेकिन अगर हम हमारे बुक की बात करें तो बुक में डायग्राम कुछ ऐसा है। देखिए, ये पृथ्वी जो कि इतनी गोल मिर्च से बनी है नहीं, चलो अब जैसे भी बन गई, यही हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो अब इस पृथ्वी के अंदर क्या दर्शाया गया है ये समझना। ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर है। कौन सा? भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक उत्तर को मैं लिख देता हूं नॉर्थ, और वो भी कैसा? जियोग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तर, ठीक है। मतलब वास्तविकता में पृथ्वी का उत्तर दिशा ऐसा है, और ये जो है ये जियोग्राफिकल साउथ है, SG, ठीक है। ये पृथ्वी का दक्षिण है। अब यही क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं कि पृथ्वी इस अक्ष के सापेक्ष ही घूर्णन कर रही है ना। इसे रोटेशनल एक्सिस कह सकते हो आप, घूर्णी अक्ष भी आप कह सकते हो। पृथ्वी का घूर्णी अक्ष ये है बच्चों, है ना। और इस घूर्णी अक्ष पे पृथ्वी का क्या है? उत्तर और दक्षिण है। इसके सापेक्ष पृथ्वी घूम रही है। और आपको याद हो, अगर आपने कभी 5वीं 6वीं की किताबें अच्छे से पढ़ी हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब ये ऐसा नहीं है, इसको 23.5 डिग्री ऐसा करो तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। और आपको उस डायग्राम में पता चल रहा होगा कि पृथ्वी का रोटेशन ऐसे दिखा रखा है उन्होंने, है ना। ऐसे लाइनें जा रही है और ऐसा एक अक्ष निकाल रखा है। तो ये वाला अक्ष वो ये है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसी से समझाता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में बच्चों एक दंड चुंबक होती, जैसा कि ये एक दंड चुंबक मैं मान लेता हूँ, तो इस दंड चुंबक को इसके गुरुत्व केंद्र से पकड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, ताकि ये ऊर्ध्वतल में ऐसा गति कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके। तो जब हम इस दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा लटकाते हैं गुरुत्व केंद्र से बांध करके, और पृथ्वी का एक संपूर्ण वृत्तीय चक्कर कंप्लीट करते हैं, ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि ध्रुवों के निकट ये जो दंड चुंबक है स्वयं को ऊर्ध्व बना लेती है, ऐसा बिल्कुल लंबवत, ऐसा बिल्कुल सामने लटक जाती है, और ऐसा का ऐसा यहाँ पर होती है, ठीक। लेकिन जिन बिंदुओं पे दंड चुंबक स्वयं को क्या बना लेती है? ऊर्ध्व बना लेती है या पृथ्वी के लंबवत बना लेती है, वो बिंदु पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण से थोड़े से दूर होते हैं। थोड़े से कितने? लगभग 2000 किलोमीटर दूर हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है इन बिंदुओं पर, इस तरफ आप कह सकते हैं, है ना। यहां पर हम देखते हैं तो ये जो चुंबकीय सुई या फिर दंड चुंबक जो थी वो ऐसा बिल्कुल सीधा लंबवत खड़ी हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। तो जिन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई अथवा दंड चुंबक ऊर्ध्व हो जाती है, उन बिंदुओं को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं, ठीक। एवं इन चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये चुंबकीय अक्ष है पृथ्वी का, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर ये समझिए, चूंकि ये वाला चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव के निकट था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? नॉर्थ, लेकिन मैग्नेट का, ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव के निकट था, तो इसलिए इसको नाम रखा गया साउथ, लेकिन किसका? मैग्नेट का,
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इस लाइन को आप क्या कह सकते हैं, आंसर है ऑलराइट। हालांकि मैं थोड़ा सा नहीं, खैर सही है। चलिए, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, तो ये है हमारे पास में बच्चों चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, फिर इसके बाद में आप समझिए, जब हम ये देखते हैं कि ये चुंबकीय सुई, दंड चुंबक का कौन सा सिरा यहाँ की ओर बिल्कुल ऊर्ध्व होना चाहिए, तो आप सोचो कि अगर ये पृथ्वी का उत्तर होता तो यहाँ पे दंड चुंबक का साउथ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ही ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। क्या होता है वो समझिए। ये देखने को मिला कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध ही हुआ, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी सतह की ओर होता है। पृथ्वी सतह की ओर मतलब अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये पृथ्वी सतह की ओर है। अगर ये दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव तो ऑटोमेटिकली फिर ये साउथ होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये है तो उत्तरी ध्रुव के पास में, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करता है, आंसर है साउथ पोल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ये बात ध्यान में रखना। ये है कौन सा, साउथ। क्यों? क्योंकि जब हम दंड चुंबक को लटकाते हुए इसकी दिशा देख रहे थे तो दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर होता है। पृथ्वी तो ये है और दंड चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी की ओर। तो अगर ये उत्तरी ध्रुव दंड चुंबक का है तो फिर ये कौन सा होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है उसकी प्रकृति कैसी है, एस है। ठीक है, चलिए, और यहां पर जब हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की ओर होता है। इसका मतलब अगर दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इस तरफ है तो फिर पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष पर ये कौन सा बिंदु होना चाहिए, हम बोलते हैं ये नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्थ हो दूसरे साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इनकी प्रकृति उल्टी होती है ना। चलिए, फिर इसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के घूर्णीय अक्ष, पृथ्वी इसी अक्ष पर घूम रही है, इनके मध्य का ये जो कोण है ये लगभग 11.3 डिग्री है। ये बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ होगा। जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा उसमें ये 10 डिग्री डिनोटेड है। ठीक, बहुत किताबों में इस चीज़ को अलग अलग लिखा हुआ है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो ये लगभग, कुछ किताबों में इसे 11 लिखा हुआ है, हमारी बुक में इसे 11.3 लिखा हुआ है। एवं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव ही है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ठीक, ये कहां पर स्थित है, आंसर है उत्तरी कनाडा में। कहां पर, उत्तरी कनाडा में। जबकि चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहां स्थित है, आंसर है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव उपस्थित है अंटार्कटिका में, जबकि उत्तरी ध्रुव कहाँ है, उत्तरी कनाडा में उपस्थित है। ये समझ में आया? अब चलिए बच्चों, आपको ये पता होगा कि जब हम यहाँ पे बल रेखाओं की बात करते तो ये उत्तरी ध्रुव है ना, तो इससे बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, बाहर की ओर निकलनी चाहिए। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर ये बल रेखाओं को ऐसा दर्शाया गया है पृथ्वी से, जबकि ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ बिहेव करता है, इसलिए बल रेखाओं को ऐसा अंदर की ओर आता हुआ प्रदर्शित किया गया, अगर आप गौर करके देख रहे होंगे तो। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ की ओर देखा जाता है, आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो भाई, ये भौगोलिक दक्षिण है, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, तो हम बोलते हैं भौगोलिक दक्षिण से कहाँ की ओर जा रहा है, भौगोलिक उत्तर की ओर जा रहा है। पता चल रहा है क्या? इस तरीके से ये कहाँ पर अपन ने ऐसा बताया था, दक्षिण से उत्तर की ओर कहाँ बनाया था, याद है? उदासीन बिंदु में बनाया था। तो वो आपको पता चल गया होगा कि जो दक्षिण ध्रुव है वो किसकी तरह बिहेव करता है, उत्तर की तरह, दंड चुंबक के उत्तर की तरफ बिहेव करता है।
ठीक है, बिहेवियर की बात करें, पता चल गया ये। चलो, अगर ये चुंबकीय अक्ष है, ये वाला अगर चुंबकीय अक्ष है, तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत क्या होना चाहिए? चुंबकीय निरक्ष भी तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल बीचों बीच मत बनाना। ये अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो ये भी तो मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी का चुंबकीय निरक्ष है बच्चों, चुंबकीय निरक्ष कैसे पता चलता है? तो चुंबकीय निरक्ष एक तो आपको वृत्त दिखाई देगा, है ना, दूसरा इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जब हम उस स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हुई या लटकती हुई दंड चुंबक को लेकर के आते हैं, तो ये पृथ्वी तल के समांतर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा समांतर, तल के हर जगह ये क्या रहती है? समांतर होती। कहाँ? चुंबकीय निरक्ष पर। तो जिन बिंदुओं पर दंड चुंबक पृथ्वी के समांतर हो जाती है, उन बिंदुओं को हम चुंबकीय निरक्ष द्वारा निरूपित करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। चुंबकीय निरक्ष चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये इतना सा पार्ट था किसका? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आया होगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि लिखते इससे उत्तरी ध्रुवी हैं चुंबक का, लेकिन पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव वास्तविकता में किसकी तरह व्यवहार करता है? किसी दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह। जबकि पृथ्वी के, समझना, पृथ्वी के चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो व्यवहार किसकी तरह करता है? उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का कार्य आपको ध्यान में रखना है। और इन दोनों अक्ष, चुंबकीय अक्ष और फिर पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के मध्य का कोण कितना है बच्चों? 11.3 डिग्री है। फिर उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है? आंसर है उत्तरी कनाडा में। और दक्षिण ध्रुव कहाँ पर है? आंसर है अंटार्कटिका में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। अपने दिमाग के अंदर छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें उनको पकड़ करके बैठ जाओगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये कुल मिलाकर के पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था। अब नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हेडिंग है हमारे पास में भू चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? तो हम बोलते हैं बच्चों कि हम जब मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो जिन 3 अवयवों की हमें मूलभूत आवश्यकता होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? भूचुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी के लिए जिन 3 अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? भूचुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। कितने अवयव हैं ये? 3 अवयव हैं। वापस से मैं लिख देता हूं कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी के लिए जिन 3 अवयवों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उन्हें ही भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं।
डन हो गया ये? चलिए अब इसके बाद में क्या काम करेंगे, ये कौन कौन से अवयव हैं। सबसे पहला बच्चों दिक्पात का कोण। सबसे पहला अवयव कौन सा है, ये नाम ही पूछ लेता है कि पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयवों को नाम लिखो, तो कौन कौन सा है, दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। फिर दूसरा है नतिकोण, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, BH है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों किसको, सीधी सी बात है दिक्पात के कोण को। दिक्पात का कोण, ठीक, इस दिक्पात के कोण को प्रदर्शित किया गया है हमारी बुक में कैपिटल डी से। अलग अलग बुक में इसके प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ किताबें तो इसे अल्फा से भी प्रदर्शित कर देती है, कुछ इसे डेल से भी प्रदर्शित कर सकती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि किस किताब ने कैसे प्रदर्शित किया है। अभी अपन हमारे बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये क्या चीज़ है, इसे समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला है आपको पता होना चाहिए चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या, तो हम बोलते हैं पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष आपको याद आ रहा है ना, इधर नॉर्थ लिखा था और इधर साउथ लिखा था मैग्नेट का, ठीक है। और इस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वतल क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर। याद आ रहा है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वतल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, या पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, ठीक है ये बात, ठीक। और आपको ये भी पता होगा कि इस तरफ तो है नॉर्थ ज्योग्राफिकल और इस तरफ है साउथ ज्योग्राफिकल। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण से प्राप्त भौगोलिक अक्ष यही तो है, या पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत या ऊर्ध्वतल क्या कहलाता है बच्चों, भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, ये बात ध्यान में रखना। तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक है चुंबकीय याम्योत्तर और एक है भौगोलिक याम्योत्तर। और मेरे हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्या है। तो दूसरी चीज है भौगोलिक याम्योत्तर, है ना। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले चुंबकीय अक्ष के लंबवत अथवा ऊर्ध्वतल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक याम्योत्तर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाले अक्ष के लंबवत अथवा ऊर्ध्वतल को क्या कहा जाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। और इन दोनों किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना न्यून कोण, इनके मध्य कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है, के मध्य बना न्यून कोण को क्या कहा जाता है बच्चों, दिक्पात का कोण कहा जाता है। ध्यान में रखें, क्या भाई, किस किस के बीच में, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना न्यून कोण, है ना, यही क्या है, दिक्पात का कोण। तो अब इसे समझे तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये शायद इसे बोल देते हैं P, Q, R और S, ठीक। ये भौगोलिक याम्योत्तर है, ठीक। और किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर कुछ ऐसा है,
ये चुंबकीय याम तक PQRS, इसे CD लिख देता हूँ। तो PCDQ ये चुंबकीय याम्योत्तर है, और इन दोनों तलों के बीच का ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कोण को ही क्या कहा जाता है बच्चों? दिक्पात का कोण कहा जाता है। ये अगर आप देखें तो इसको आप ऐसा एग्जाम्पल माने कि ये अगर आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा है तो फिर समझना इस चीज़ को, ये वाली लाइन आप क्या मान सकते हैं? PQ मान सकते हैं। और फिर इस लैपटॉप को जब अपन ओपन करते हैं तो ऐसे आपको दो तल दिखाई देंगे, एक तल ये है तो एक तल ये है। इन दोनों ऊर्ध्व तल है तो ऊर्ध्व तल ही, इसे भौगोलिक याम्योत्तर मान लीजिए इस तल को, और इस तल को चुंबकीय याम्योत्तर मान लीजिए। तो ये जो तलों के बीच का ये जो एंगल है ना बच्चों, इस एंगल को ही क्या कहा जाता है वास्तविकता के अंदर बच्चों? दिक्पात का कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो शायद आपको पता चला होगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर है जो नक्शे बनाते हैं ना बच्चों, विश्व का जो नक्शा बनाते हैं, पृथ्वी का जो नक्शा बनाते हैं, वो नक्शे बनाने में दिक्पात के कोण का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक, ऑलराइट। फिर इसके बाद में दिक्पात का कोण हो गया, इतना ही है। परिभाषा के रूप में याद ध्यान में रखिएगा कि किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना न्यून कोण ही क्या कहलाता है? दिक्पात का कोण कहलाता है। इसका उपयोग नक्शे बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट वन, नति कोण, एंगल ऑफ डिप। नति कोण, नति कोण क्या है? तो जब आप किसी चुंबक को बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, कैसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे? तो हम बोलेंगे कि उसको गुरुत्व केंद्र से पकड़ो, धागे से बांधो और फिर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो। तो ये जो दंड चुंबक है बच्चों, ये दंड चुंबक जो है वो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ये आपको ऐसे समांतर दिखाई देगी, ये कुछ ऐसा टिल्ट होती हुई दिखाई देगी, किसी स्थान पर ऐसा गिरती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये जो दंड चुंबक है वह एक निश्चित अक्ष पर ऐसा झुकी हुई होती है, और जिस अक्ष पर ये झुकी हुई होती है ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। ये कौन सी दिशा है? तो अगर किसी स्थान पर ये दंड चुंबक ऐसी है तो मतलब ये है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, यूं। ठीक, तो ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अगर आप देखें, ऐसा अगर मैं कुछ करूं, ठीक, तो ये वाली जो चीज़ आपको दिखाई देगी, जो व्हाइट कलर का आपको फोन दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। कौन सा? क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ये दंड चुंबक का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इस कोण को क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? इसकी डेफिनेशन क्या दी जाएगी? नति कोण की डेफिनेशन क्या होगी? तो नति कोण की डेफिनेशन है किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष की दिशा ही पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि ये जैसे लटकी हुई है, इसी के ही अक्ष की दिशा जो है वो क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। एवं उस स्थान पर
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के मध्य, आप क्षैतिज घटक भी लिख सकते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी लिख सकते हैं, या फिर पृथ्वी का क्षैतिज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा क्षैतिज के मध्य बना कोण ही क्या कहलाता है बच्चों? नति कोण कहलाता है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं कि वो ऊर्ध्व तल में क्या कर सके, गति कर सके या घूम सके, तो यह दंड चुंबक स्वयं को कौन से याम्योत्तर में व्यवस्थित करेगी? चुंबकीय याम्योत्तर में व्यवस्थित होगी या फिर पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर में व्यवस्थित होगी? बताओ भाई। आंसर है पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में। भाई चुंबक तो वही है ना, उसी दिशा में है, तो फिर दंड चुंबक भी कौन सी दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करेगी? आंसर है चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में व्यवस्थित करेगी। ये बात ध्यान रखना। वो स्थिर कहाँ होती है? चुंबकीय याम्योत्तर में। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं बच्चों, समझना इस चीज को, उसी डायग्राम को वापस ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो था भौगोलिक याम्योत्तर, आप सभी को याद है, और ये था चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये वाला जो था वो चुंबकीय याम्योत्तर। तो वो जो चुंबकीय सुई या फिर वो दंड चुंबक है ना, आप चुंबकीय सुई भी यूज कर सकते हैं कि चुंबकीय सुई स्वयं को जिस स्थान पर क्या करती है, व्यवस्थित करती है, संरेखित करती है, वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का। तो ये चुंबकीय सुई ऐसा व्यवस्थित कर रही है स्वयं को। कौन से याम्योत्तर में? आंसर है चुंबकीय याम्योत्तर में। तो ये अगर चुंबकीय याम्योत्तर है तो फिर ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है बी, और उस स्थान पर ये वाली चीज जो होगी ना, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होगा क्षैतिज घटक, और ये होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। सॉरी, ठीक। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी और क्षैतिज घटक, इन दोनों के मध्य ये जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहा जाता है बच्चों? नति कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब अपन भूचुंबकत्व की बता रहे थे तब हमने बोला था कि जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं किसी चुंबकीय सुई को लेकर के या दंड चुंबक को लेकर के, तो वो दो स्थानों पर ऊर्ध्वतः लटक जाती है। वो दो स्थान क्या होते हैं? चुंबकीय ध्रुव होते हैं। और ये ऐसा भी आती है, पृथ्वी के अक्ष के समांतर भी आ जाती है। वो क्या होते हैं? हम बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष होता है। यही तो हमने बोला था। ठीक, तो अब ये वो बात किसकी कर रहे थे? वो जो ऊर्ध्व लटक रही थी, हम बात वास्तविकता में नति कोण की कर रहे थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि नति कोण है किसके? तो हम बोलते हैं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बना कोण ही क्या कहलाता है बच्चों? नति कोण कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना। इस नति कोण का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक चेंज होता है। कैसे चेंज होगा वो समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट समझो, मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, कहां पर बच्चों? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर दंड चुंबक क्या हो जाती है? ऊर्ध्व लटकती है। ऐसा ही बोलते हैं। इसका मतलब अगर दंड चुंबक वहां ऊर्ध्व लटक जाती है, ऊर्ध्वतः हो जाती है, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, जबकि चुंबकीय निरक्ष पर वो क्या होती है? पृथ्वी के समांतर आ जाती है या क्षैतिज के समांतर आ जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष पर क्या होती है? यह पृथ्वी के या क्षैतिज के समांतर आती है। क्षैतिज के समांतर आते ही फिर ये क्या होगा? एंगल 0 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना कि चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान 0 एवं चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। अब इसके ऊपर सवाल समझो, ये सीधा सीधा पूछे तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को घुमाता कैसे? वो पूछता है कि पृथ्वी के निरक्ष से, चुंबकीय निरक्ष से चुंबकीय ध्रुवों पर जाने पर नति कोण के मान में किस प्रकार परिवर्तन आता है? वापस से, पृथ्वी के
चुंबकीय निरक्ष से चुंबकीय ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण में किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो आप क्या कहेंगे, हमें ज्ञात है कि चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान 0 होता है एवं चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। अतः निरक्ष से ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण के मान में वृद्धि होती है। यह 0 से 90 डिग्री तक परिवर्तित होता है। बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से आपको ये उतारना है। तो निरक्ष पे पता चल गया, ध्रुव पे पता चल गया, और इसके अलावा अगर कोई है ही नहीं, ना तो निरक्ष पे है ना ध्रुव पर है, जैसे हमारा क्या इंडिया दे लो, इंडिया ना तो निरक्ष पर है ना ही आप कह सकते हैं कि ध्रुव पर है, तो फिर कितना आएगा? तो हम बोलते हैं कि फिर इसका मान इससे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 0.5 कुछ भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखें। नति कोण हो चुका। इसके बाद में लास्ट और अंतिम क्या, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो हमें पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हैं, वह है क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्व घटक। ठीक है, इसमें ऐसी कोई डायरेक्ट परिभाषा नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि हमें पता है कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, किसी स्थान पर 2 घटक होते हैं, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक BH। तो आप कुछ ऐसा मान लीजिए, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर, ठीक, तो इसको अपन ने लिख दिया B सदिश। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर इस तरफ वाला चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, H मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण होता है जिसे हम बोलते हैं नति कोण, यही है। ठीक, चलो, अगर ये नति कोण है, समझना, अगर ये नति कोण है तो फिर ये BH को और क्या लिखा जा सकता है B की टर्म में? थीटा से जुड़ा हुआ घटक क्या होता है, कोस का या साइन का? आंसर है कोस का, तो ये है B कोस थीटा। ठीक, और यहाँ पर इसको BV को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे रे भाई? BV को लिखेंगे, अगर ये B कोस थीटा तो ऑटोमेटिकली ये थीटा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए B साइन थीटा। ये ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है उसको लिखा जाता है B cos थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है उसे लिखा जाता है B sin थीटा। ठीक है, चलो अब एक सवाल, क्या भाई, ध्रुवों पर, समझना, ध्रुवों पर पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक का मान कितना होता है? ठीक है, बात सुन लिया ये सवाल, क्या भाई, कि चुंबकीय ध्रुवों पर, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक का मान कितना होता है? तो हमने बोला कि चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं, चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक, थीटा का मान 90 डिग्री, तो फिर ऊर्ध्व घटक का मान कितना हो जाएगा? B sin 90 परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर। बात समझ में आ गई कि ध्रुवों पे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ही ऊर्ध्व घटक के बराबर है, तो इसका मतलब ध्रुवों पे फिर क्षैतिज घटक कितना होता है? तो आंसर है BH। देखेंगे BH बराबर क्या होगा? B cos थीटा, मतलब B cos 90, और B cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक कितना होता है? 0, जबकि पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक अधिकतम एवं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? ये सवाल है बच्चों इसके ऊपर जो आते हैं। ठीक, एक सवाल क्या है, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, सुन लीजिए, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक एवं नति कोण के मध्य संबंध लिखें। चलिए संबंध देखो, ये समीकरण नंबर 1 मानो और इसे समीकरण नंबर 2 मानो। ठीक है, ये हमने किसके लिए किया था? ध्रुवों पर। ऐसा का ऐसा आप चुंबकीय निरक्ष पर भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। ऐसा का ऐसा काम चुंबकीय निरक्ष पर कर लीजिएगा आप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है हमारे पास में कि नति कोण
चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्व घटक के मध्य संबंध कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर। इसमें इसका भाग लगाओ, भाग लगाए तो क्या होगा? आंसर है बी वी में भाग लगाया किसका? बी एच का। ऐसा ही है, देखो बी से बी कट गया, क्या आया? साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ये हमेशा ध्यान में रखना, टेन थीटा बराबर होता है बी वी बटा बी एच। कुछ महानुभव जल्दीबाजी में बी एच बटा बी वी भी करके आ जाएंगे, भाई ऐसी गलती मत करना, ठीक है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? बी वी बटा बी एच होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? करना चाहो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। टेन इनवर्स बी वी बटा बी एच, ठीक है? ऐसा हो गया ये। तो ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का, कि क्या? कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक एवं नति कोण के मध्य संबंध लिखो। आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर बी वी बटा बी एच लिखने वाले हैं, ठीक। अब इसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट है ये, अगर हमें नति कोण पता हो और क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक पता हो, है ना, नति कोण पता हो, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक पता हो, तो आसानी से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई बच्चों? देखो आप इस चीज़ को समझिए, इसका और इसका वर्ग कर दीजिए, इन दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो, तो क्या होगा? तो इसका वर्ग किया, आंसर है बी वी का स्क्वायर। फिर उसमें जोड़ा क्या? दूसरे समीकरण का वर्ग, मतलब बी एच का स्क्वायर, बराबर में क्या होगा? आंसर है, देखो इसका वर्ग करेंगे तो होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग करेंगे तो होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और उन दोनों को क्या करना था? जोड़ना था। बी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों? इस तरफ बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ये बताओ ये क्या होगा? क्या होगा भाई? 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम सभी को पता है 1 होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों? बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में जाएगा, नहीं जाएगा? बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल था बच्चों। क्या भाई? एक एक डेफिनेशन बहुत सिंपल है। दिक्पात का कोण हमने क्या बोलना है? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना न्यून कोण ही दिक्पात का कोण होता है। नति कोण तो हम बोलते हैं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? नति कोण कहलाता है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तो बी एच होता ही है। इसके ऊपर आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो और इसके ऊपर सवाल आता है, ये बात ध्यान रखना। इस पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, हम डिस्कस भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको भूचुंबकत्व के अवयव बहुत अच्छे से याद हुए होंगे।